Good morning, students. Very warm welcome to all of you in today's English class. Today's topic is future indefinite tense affirmative sentences. आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस. लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. टेंस एंड टेंस में सेंटेंस के प्रकार, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है उसे टेंस या काल कहा जाता है. उसे टेंस या काल कहा जाता है. यह तीन प्रकार का होता है. कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस को भूतकाल, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है. अब ये टेंस भी चार भागों में बटे होते हैं. यह टेंस भी चार भागों में बटे होते हैं. टेंस को विस्तार से समझने के लिए हमें उसके हर भाग को बारीकी से समझना होगा. अन्य सभी टेंस की तरह ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य भी चार तरह के होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. अभी देखिए, सर्वप्रथम क्या हुआ? टेंस तीन प्रकार के हो गए, फिर टेंस चार प्रकार के हो गए, और उसके बाद उस एक प्रकार भी चार भाग में बटा हुआ है, जो कि यहाँ पे समझ सकते हैं. आज के इस क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताने वाले हैं. हम इसके नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो इंग्लिश में वाक्य बनाने में आपको मदद करेंगे. आइए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं. डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो डिस्क्राइब्स एन एक्शन that will take place in the coming time और in the future. एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि आने वाले समय में या भविष्य में होगा. वह वाक्य जिससे किसी काम का भविष्य में होना मालूम हो, तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का में होना कहा जाता है. भविष्य में समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत अनुवाद किया जाता है. अब हम समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसी कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है, लेकिन समय निश्चित नहीं रहता है. वह वाक्य जिससे किसी काम का भविष्य में होना मालूम हो, फ्यूचर में होना मालूम हो, तो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना कहा जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्य भविष्यत काल भी कहते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल. इस टेंस के अंतर्गत भविष्य में होने वाली घटना का प्रतीत होता है. सामान्य भविष्यत काल मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस. इसको पहचानेंगे कैसे? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि प्रयोग होता है. क्या होता है? गा, गी, गे. या जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे, तो ऐसी क्रिया का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है. क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें अंत में गा, गे, गी ना होकर के क्रिया के साथ गा, गे, गी लगा होता है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. आइए कुछ उदाहरणों से, हिंदी उदाहरणों से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को समझते हैं. सर्वप्रथम, मैं तुम्हें यह किताब अवश्य दूंगा. यहाँ पर अंतिम में गा लगा है. मैं एक पत्र लिखूंगा, गा लगा है. देखिए, मुख्य क्रिया लिखना है, लिखना के पीछे गा लगा है. श्याम आम खाएगा, यहाँ पर गा लगा है. मुख्य क्रिया खाना है, खाना के साथ गा लगा है, खाएगा. राम और आनंद फुटबॉल खेलेगा, यहाँ पे खेलना मुख्य क्रिया है, खेलना के साथ गा लगा है. वह पाठ याद करेगी, तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे. लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी,
वह कल स्कूल जाएगा। ऊपर दिए गए उदाहरण में वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा हुआ है और इससे भविष्य में सामान्य रूप से होने की अभिव्यक्ति हो रही है, अतः ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना कहा जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम क्या होते हैं उसको आइए समझते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिए। इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद पर्सन तथा नंबर के अनुसार सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है और अंत में अन्य शब्द जो हो उसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग सामान्यतः आई और वी के साथ, जबकि अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य के साथ विल का प्रयोग करेंगे। हालांकि शैल और विल के प्रयोग में कुछ अभी बदलाव किए गए हैं। मेन वर्ब, अभी देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शैल और विल के प्रयोग के नियम, सामान्यतः अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो शैल का प्रयोग करना है, जैसे कि अभी बताया, और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही किसी वाक्य के संदर्भ में यदि प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो, आज्ञा हो, निषेध हो, आवश्यकता इत्यादि का भाव हो तो आई और वी के साथ विल लगाया जाएगा और अन्य के साथ शैल लगाया जाएगा। यह जस्ट उल्टा हो जाएगा। आधुनिक इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट के साथ लोग विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी के कुछ पूछने के लिए, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करना है, अन्यथा सेंटेंस का ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो अभी हम क्या समझे? शैल और विल का प्रयोग, शैल और विल का प्रयोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करते समय निम्नलिखित रूल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, उसके बाद अदर वर्ड लिखे जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, आप लोग समझिए। एस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, यहाँ पर बताइए सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब क्या है? जाऊंगा। वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया जाऊंगा। तो मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं के लिए हम इंग्लिश में आई का प्रयोग करते हैं। मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने पहले बताया है आई और वी के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? शैल और विल। शैल, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो आई शैल जाना वर्ब है यहाँ पे, तो जाना की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। हम लोग कई पत्र लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। वी शैल लिखेंगे, मुख्य क्रिया है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म राइट, तो वी शैल राइट। अब कई पत्र, सेवरल लेटर्स, वी शैल राइट सेवरल लेटर्स। इसी तरह से बच्चे मैदान में खेलेंगे, सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन,
द चिल्ड्रन के साथ शैल नहीं होकर के विल हो जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करना है सामान्यतः। तो द चिल्ड्रन विल, खेलने का प्ले, खेलना का फर्स्ट फॉर्म है, मुख्य क्रिया है, इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो द चिल्ड्रन विल प्ले इन द फील्ड। दादाजी अखबार पढ़ेंगे, दादाजी क्या करेंगे, अखबार पढ़ेंगे। तो दादाजी सब्जेक्ट हो गए और पढ़ना मुख्य क्रिया है और ऑब्जेक्ट अखबार है, तो दादाजी अखबार पढ़ेंगे। द ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर, विल लगा करके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो द ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर। तुम पटना जाओगे, यू विल गो टू पटना, यू विल गो टू पटना। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। वह मुझसे मिलने आएगा, वह मुझसे मिलने आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही विल, यहां पर विल का प्रयोग होगा, ही विल। आना, आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया आना, फर्स्ट फॉर्म कम, ही विल कम टू सी मी। हम कल दिल्ली जाएंगे, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो। आपको उस पहाड़ पर एक हीरा मिलेगा, यू विल फाइंड, यू विल फाइंड। यहां पर यू के साथ विल है, यू विल फाइंड अ डायमंड ऑन दैट माउंटेन। वह कल यहाँ आएगा, ही विल कम हियर टुमारो, ही विल कम हियर टुमारो। भारतीय लोग आज मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे, इंडियन पीपल विल लीव फॉर मुंबई टुडे, इंडियन पीपल विल लीव फॉर मुंबई टुडे। अभी तक हमने सीखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमें कब और किस स्थिति को दर्शाने के लिए करना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब मजबूत इरादा, वादा, धमकी, चेतावनी आदि को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। कभी भी सेंटेंस किस तरह के भाव को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई के साथ, जिसका इंग्लिश आई होगा, उसके साथ आई के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। फिर मारना, मारना इज द वर्ब, मार दूंगा, करेक्ट। तो किल, मार दूंगा का किल फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, और उसके बाद यू। मैं तुम्हें मंगलवार को पैसे पे कर दूंगा, मैं तुम्हें मंगलवार को पैसे पे कर दूंगा, आई विल पे यू ऑन मंडे। मैं इस परीक्षा में टॉप करूंगा, आई विल गेट टॉप रैंक इन दिस एग्जामिनेशन, आई विल गेट टॉप रैंक इन दिस एग्जामिनेशन। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। एक अलग तरह का सेंटेंस है ये, इसके बारे में भी अभी आगे बताऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इफ यू डोंट ओबे मी आई विल टर्मिनेट यू फ्रॉम द जॉब। मजबूत इरादा, वादा, धमकी, चेतावनी व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल तथा सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर दिया जाता है, जस्ट उल्टा कर दिया जाता है। अभी डिटेल्स में अगले उसमें पढ़ेंगे। प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय करने के लिए जैसे देखिए, वे लोग जरूर आएंगे, दे शैल कम। यहां पर क्या किया जा रहा है, दे शैल कम, वो जरूर वहां जाएगा, ही शैल गो देयर। मैं तुम्हें अवश्य हराऊंगा, आई विल डिफीट यू। आज जरूर बारिश होगी, इट शैल रेन टुडे। हम अवश्य जीतेंगे, वी विल विन। तुम अवश्य पास करोगे, यू शैल पास। मैं उसे अवश्य मारूंगा, आई विल बीट हिम। ठीक है, हम जरूर आएंगे, ओके, वी विल कम। समझिए इसको। ऐसे वाक्य जिसके पहले भाग में यदि या अगर का प्रयोग किया जाए, ऐसे वाक्य जिसके पहले भाग में यदि या अगर का प्रयोग हो तथा दूसरे भाग में परिणाम का भाव व्यक्त होता हो, तो इसका अनुवाद इस प्रकार से किया जाता है। पहले शर्त वाला जो भाग है वो सिंपल प्रेजेंट होता है और अंत में परिणाम वाला भाग होता है
वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। इन दोनों तरह के वाक्यों को मिक्स कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। इफ यू रीड यू विल पास। यहां पर देखो, इफ यू विल रीड नहीं बोल करके इफ यू रीड यू विल पास बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः लोग ऐसे ही बोलते हैं कि दोनों में विल का प्रयोग कर देते हैं। आपको दोनों में विल का प्रयोग ना करके पहले जो शर्त वाला भाग है तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बोलना है, और अंत वाला जो भाग है, परिणाम वाला भाग है, उसको फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलना है। कितना इजी है। यदि तुम पढ़ोगे, इसको सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस के थ्रू ही इसमें सक्सीड कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यदि कभी कभार ऐसा सेंटेंस आ गया तो आप गलती कर जाएंगे। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तो पहले वाले भाग का अनुवाद होगा इफ यू रीड, सेकंड भाग का अनुवाद होगा यू विल पास। यदि पैसा बचाओगे तो अमीर बनोगे। यदि पैसा बचाओगे तो अमीर बनोगे। पहले वाले भाग का क्या होगा? इफ यू सेव मनी यू विल बी रिच। पहले वाला प्रेजेंट है, बाद वाला फ्यूचर है। इफ यू सेव मनी यू विल बी रिच। अगर तुम याद नहीं करोगे तो शिक्षक तुमको पीटेंगे। इफ यू डोंट रिमेंबर द टीचर विल बीट यू। अगर आज ट्रेन से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। इफ यू गो, अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। इफ यू गो बाय ट्रेन यू विल रीच सून। एग्जाम्पल्स देखिए, ट्रांसलेशन करिए। वह लड़का यहां क्रिकेट खेलेगा। दैट बॉय विल होगा कि शैल होगा? विल होगा। दैट बॉय विल प्ले क्रिकेट। मैं समय पर सोने की जरूर कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। श्याम बाजार सब्जी खरीदने जाएगा। यहां पर श्याम सब्जेक्ट है। देखिए, श्याम इज सब्जेक्ट। श्याम विल हेल्पिंग वर्ब है। श्याम के साथ विल का प्रयोग होगा क्योंकि वह आई और वी नहीं है, तो आई और वी के अलावा सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यह हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। तो श्याम विल गो, वर्ब यहाँ जाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। तो श्याम विल गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। उसके बाद सब जोड़ते चले जाइए आप। श्याम विल गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। गाय घास खाएगी। द काउ विल ईट ग्रास। अर्थात विल या शैल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब जगह लगाई गई है। द काउ विल ईट ग्रास। मैं 10 दिन के बाद लौटूंगा। आई आ गया। देखिए, आई के साथ क्या है? विल या शैल लगाना? शैल लगा दिए। तो आई शैल रिटर्न आफ्टर 10 days। यहाँ पे लौटूंगा, लौटूंगा वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसके फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आई शैल रिटर्न आफ्टर 10 days। शुभम और मनीष दूध पिएंगे। शुभम एंड मनीष यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ विल लगेगा। फिर पीने का ड्रिंक होता है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शुभम एंड मनीष विल ड्रिंक मिल्क। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लाऊंगा। यहाँ पर आई है तो आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल ब्रिंग, लाऊंगा, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग। तो आई शैल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सब स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है, बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है। सब्जेक्ट शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। अब आपको सोचना है शैल और विल का प्रयोग तो आपने सीख ही लिया है, इतना इजी है।
देखिए, सीता मधुर गीत गाएगी, सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देंगे, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट हो गया विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव देंगे, गिव। तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गिव ए स्पीच ऑन द स्टेज। सिपाही चोर को पकड़ेंगे, सिपाही सब्जेक्ट है, पकड़ना वर्ब है, और चोर को ये ऑब्जेक्ट में आ गया। द कांस्टेबल विल कैच द थीफ, द कांस्टेबल विल कैच द थीफ। लड़के नदी में स्नान करेंगे, लड़के यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्नान करना यहाँ पे क्या है, स्नान करना यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में नदी में जोड़ देंगे। तो द बॉयज विल, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। द बॉयज विल बाथ इन द रिवर, एक लड़की टोकरियां बेचेगी। अ गर्ल विल सेल द बास्केट्स, मैं छत पर पतंग उड़ाऊंगा। तो आई विल फ्लाई काइट ऑन माई रूफ, आई विल फ्लाई काइट ऑन माई रूफ। वह खेत जोतेंगे। दे, वह सब्जेक्ट क्या है, वह जोतना मुख्य क्रिया है, खेत ऑब्जेक्ट है, तो वह खेत जोतेंगे। मुख्य क्रिया के पहले आप विल प्रयोग कर दीजिए, तो दे विल प्लॉ द फील्ड्स, दे विल प्लॉ द फील्ड। वह लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी तरह करेंगी। दीज गर्ल्स विल डू देयर होमवर्क वेरी वेल, दीज गर्ल्स इज सब्जेक्ट, डू इज मुख्य क्रिया, विल हेल्पिंग वर्ब। तो दीज गर्ल्स विल डू देयर होमवर्क वेरी वेल, हम फिल्म देखेंगे। वी विल वॉच द मूवी, वी विल वॉच द मूवी। वह ये काम करेंगे, दे विल डू दिस वर्क, दे विल डू दिस वर्क। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, तुम अपने पिता की आज्ञा मानोगे, यू विल ओबे टू योर फादर, यू विल ओबे टू योर फादर। हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे, वी विल वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल, वी विल वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल। वह मुझे चिढ़ाएगा, ही विल टीज मी, ही विल टीज मी। राम यह बोलेगा, राम विल स्पीक दिस, राम विल स्पीक दिस। मेरी माँ खाना बनाएगी, माई मदर विल कुक फूड, माई मदर विल कुक फूड। मैं ताश खेलूंगा, आई विल प्ले द कार्ड्स, आई विल प्ले द कार्ड्स। हम नदी में नहाएंगे, वी विल बाथ इन द रिवर। मैं अपना पाठ याद करूंगा, आई विल लर्न माई लेसन। मोहन घर जाएगा, मोहन विल गो टू होम। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह सड़क पर दौड़ेगा, ही विल रन ऑन द रोड। तुम पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। क्लियर कट है, देखिए, तुम पत्र लिखोगे, तुम यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। लिखना यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया है, और गे लगा हुआ है लास्ट में, तो हम समझ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके पहले विल या शैल लगाते हैं, उसके पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम अर्थात यू, लिखना अर्थात राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज राइट, उसके पहले यू है तो विल का प्रयोग किया गया, यू विल राइट अ लेटर। क्लियर है। निष्कर्ष, सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस केवल भविष्य में होने वाली घटनाओं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि अंग्रेजी का एक अनोखा लर्निंग प्रदान करता है। भविष्य की घटनाओं को कई तरीकों से पेश किया जाता है। इस टेंस का उद्देश्य है कि अपने कथन को आप ऐसे व्यक्त करें जैसे भविष्य का कार्य आप वर्तमान में पूरा करने वाले हैं। अनुवाद की प्रक्रिया आप इस टेंस के रूल्स के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या सीखा? आज के इस क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग इंग्लिश को समझते रहिए, सीखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।